जी हाँ, मिडिल ईस्ट एक बार फिर सुलगता हुआ नजर आ रहा है और सबसे बड़ी आशंका इस बात की बनी हुई है कि कहीं ईरान का डायरेक्ट इन्वॉल्वमेंट ना हो जाए इस जंग में। आपके साथ मैं हूं समीर अब्बास, मेरे साथ करुणा शंकर भी मौजूद हैं। सीरिया से लेकर यमन, विश्व युद्ध तृतीय का आरंभ। जी हाँ, विश्व युद्ध 3 होना अब तय लग रहा है। हम ऐसा इसलिए कह रहे हैं क्योंकि अब तक बैकग्राउंड में साजिश रचने वाला सीरिया अब फ्रंट फुट पर आकर अपने विध्वंसक इरादे जाहिर करने लगा है। इजराइल और उसके साथ खड़े सुपर पावर अमेरिका के खिलाफ बड़ी साजिश रची जा रही है, जिसकी वजह से एक नया वॉर फ्रंट बनता दिख रहा है। वो वॉर फ्रंट है सीरिया का। TV9 भारतवर्ष ने पहले भी कई बार अपनी एक्सक्लूसिव रिपोर्ट्स में इस बात की आशंका जाहिर की थी कि मिडिल ईस्ट है थर्ड वर्ल्ड वॉर का ट्रिगर, और ऐसा होता भी नजर आ रहा है। आखिर क्या है सीरिया का पूरा प्लान? कौन सी साजिश सीरिया, इजराइल और अमेरिका के खिलाफ रच रहा है? कैसे ईरान अपने साथी देशों को डायरेक्शन दे रहा है और कैसे ये विश्व युद्ध भड़क सकता है? ये सारे खुलासे आज हम करने वाले हैं। सीधे चलेंगे करुणा के पास, जिनके पास इसी बड़े खुलासे से जुड़ी कुछ अहम जानकारियां हैं। करुणा। बिल्कुल समीर, तो आप देखिए नया वॉर फ्रंट कहां पर खुला है। ये सीरिया में। तो सवाल ये है कि क्या वर्ल्ड वॉर 3 यानी कि विश्व युद्ध 3 होकर रहेगा? सबसे पहले आप समझिए वो 3 वजह है जो सीरिया को ना सिर्फ तीसरा वॉर फ्रंट बना रहे हैं बल्कि विश्व युद्ध 3 का कंफर्मेशन भी दे रहे हैं। पहली वजह क्या है? सीरिया के दमिश्क एयरपोर्ट के खुलते ही उस पर इजराइल का भीषण मिसाइल प्रहार हो गया। दूसरी वजह, इजराइल के पास गोलान हाइट के करीब ईरान समर्थित लड़ाकों ने डेरा डाल दिया। मतलब ये कि एक बड़ी साजिश को रचा जा रहा है। इजराइल पर हमले की साजिश, अमेरिका को बर्बाद करने का यह पूरा प्लान साफ तौर पर नजर आ रहा है। तीसरी बड़ी वजह क्या है? यमन में अमेरिका और हूती विद्रोहियों का आमना सामना। इस बार हूती विद्रोहियों ने इजराइल का जहाज हाईजैक कर लिया। अमेरिका चुप नहीं बैठने वाला और सीधी जंग तय है। यानी गाजा जंग की आंच में अब मिडिल ईस्ट भी झुलसने लगा है, सुलगने लगा है। एक और बड़ी खबर समीर। जी और ये बड़ी खबर है दमिश्क से जुड़ी। दमिश्क एयरपोर्ट पर भीषण हवाई हमला हो गया। इजरायली वायुसेना ने यहां पर ताबड़तोड़ मिसाइलें दाग दी हैं। हमले के बाद दमिश्क एयरपोर्ट पर आवाजाही बंद करनी पड़ी है। ये देखिए तस्वीरें, किस तरह से अब युद्ध की चिंगारियां मिडिल ईस्ट को अपनी जद में लेती हुई नजर आ रही हैं। ये तस्वीरें साफ तौर पर बयां करती हैं। दमिश्क एयरपोर्ट पर इजराइल की तरफ से हमले अंजाम दिए गए हैं, ताबड़तोड़ मिसाइलें दागी गई। और चलिए अब आपको बताते हैं कि कैसे इजरायली वायुसेना ने न सिर्फ सीरिया में दमिश्क एयरपोर्ट को टारगेट पर लिया बल्कि सीरिया के कुछ और इलाकों में भी हमले हुए हैं। यह एक्सक्लूसिव खबर सिर्फ TV9 भारतवर्ष पर आपको हम बता रहे हैं कि एक नहीं बल्कि 2 हमले हुए हैं। पहला हमला हुआ है दमिश्क हवाई अड्डे पर। अमेरिकी हमले के करीब 1 महीने के बाद यह एयरपोर्ट खुला और खुलने के महज 30 घंटे के भीतर मिसाइल अटैक हुआ। इजराइल की तरफ से यह अटैक अंजाम दिया गया। इसके बाद एयरपोर्ट पर सभी सेवाओं को फिलहाल लंबित कर दिया गया है। विमानों को अलेप्पो एयरपोर्ट की तरफ डाइवर्ट कर दिया गया है। दूसरा हमला सीरिया के अल मजे मुदाहमिया सैन्य अड्डे पर हुआ। तस्वीरों में हमले के बाद इस इलाके से धुएं का गुबार उठता हुआ नजर आया। भीषण मिसाइल हमले का दावा किया जा रहा है। तो आप देखिए सीरिया पर जो इजराइल की तरफ से हमला हुआ है। हमारे साथ जो खास मेहमान हैं उनका रुख करते, लेकिन पहले आपका परिचय करा दे। ब्रिगेडियर DS त्रिपाठी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। एयर वाइस मार्शल OP तिवारी सर इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं एज अ डिफेंस एक्सपर्ट। लेकिन पहले DS त्रिपाठी सर आपके पास में आ रहा हूं। सीरिया के खिलाफ इजराइल की ये बमबारी, ये हमला, ये क्या बतला रहा है? क्या लग रहा है आपको कि एक और फ्रंट अब खुल सकता है या खुल चुका है? देखिए सीरिया जहां तक है, सीरिया तो शुरू से ही लग रहा था इस लड़ाई में हमास का साथ देगा, और उसके साथ जो हूती विद्रोही हैं वो तो यमन वाले भी हैं, उसके खुद के भी हैं। लेकिन सबसे बड़ी चीज़ है कि आप ये देखिए कि सीरिया के जो 5 देश जिनसे इनकी बॉर्डर्स हैं, उसमें तुर्की है, इराक है, लेबनान है, जॉर्डन है, इजराइल है। इन सारे देशों में अमेरिकन मिलिट्री बेसेस हैं। तो अमेरिका कभी भी सीरिया पर चाहे तो अपना हमला कर सकता है और उसको डाउन कर सकता है। तो इसलिए सीरिया पूरी तरह तो मुझे नहीं लगता कि इसमें आएगा, लेकिन
अरब देश होने की वजह से, मुस्लिम बाहुल्य होने की वजह से वो फ़लस्तीन की और हमास की मदद शुरू से करता आया है और अभी भी करता रहेगा। अगर दूसरे देश आ जाते हैं, जैसे ईरान ऑलरेडी है और ईरान जो है पूरा सपोर्ट कर रहा है, और बाकी भी अरब देश अगर आते हैं, तब शायद ये युद्ध बढ़ जाए और जो आप कह रहे हैं तीसरे विश्व युद्ध की तरफ चला जाए। जो बात अगर आप याद करें, जब यूक्रेन वॉर हुई थी तब भी हमने कहा था कि अगर मिडिल ईस्ट भी सुलग गया तब शायद दोनों मिल करके ये लड़ाई, युद्ध जो है। बिल्कुल सही बात है, और दोनों ही जगह अमेरिका का इन्वॉल्वमेंट भी साफ तौर पर नजर आ रहा है। और यहां पर अगर ईरान कूदता है तो अमेरिका डायरेक्टली इन्वॉल्व होगा, इस बात का खतरा भी बना हुआ है। इस बीच हूती के कब्जे से छूटा है इजरायली जहाज। जी हां, अमेरिकी नौसेना ने हमला कर इस जहाज को छुड़ाया है। ये बड़ी खबर इस वक्त सामने आ रही है क्योंकि समंदर में लगातार हूती विद्रोही एक्टिव नजर आ रहे हैं। इजरायली जो मालवाहक जहाज हैं वो हूती विद्रोहियों के निशाने पर हैं, और अब जानकारी मिल रही है कि एक इजरायली जहाज को अमेरिकी नौसेना ने हमला कर हूती विद्रोहियों के कब्जे से छुड़ा लिया है। तो हूती विद्रोहियों के शिकंजे से जहाज को कैसे छुड़ाया गया, अमेरिकी नौसेना ने कैसे इस ऑपरेशन को अंजाम दिया, आपको दिखाते हैं। हूती के शिकंजे से जहाज छूटा है, क्या पूरी खबर है? अमेरिकी नौसेना ने छुड़ाया है इजरायली जहाज जिसको हाईजैक किया गया था हूती विद्रोहियों की तरफ से। यमन पोर्ट तक पहुंचने से पहले ही बाकायदा हूती विद्रोहियों से छुड़ा लिया गया। यूएसएस मैसन डिस्ट्रॉयर की मदद से इस जहाज को छुड़ाया गया है, जो खबर आ रही है। जी हां, इससे पहले भी जिस तरह से जो स्ट्रैटेजी रही है हूती विद्रोहियों की, यमन के बिल्कुल पास ले जाकर पोर्ट पर खड़ा कर देते हैं जहाज अगवा करने के बाद। अब बीच में ही यह ऑपरेशन अंजाम दिया गया और छुड़ा लिया गया। अदन की खाड़ी में इसे हाईजैक किया था हूती विद्रोहियों ने, और हूती विद्रोहियों की मंशा इसके पीछे यही थी कि इजराइल से इसके बदले डील की जा सके। 5 हूती विद्रोही छोटी नाव से भागे इस अमेरिकी ऑपरेशन के बाद, यह साफ तौर पर कहा गया है। और इस ऑपरेशन से जुड़ी एक और डिटेल हम आपको आगे देंगे। इस बीच अहम खबर, अदन की खाड़ी में यूएसएस मैसन पर मिसाइल हमला हुआ है। लक्ष्य से पहले ही मिसाइल गिरी, हूती विद्रोहियों ने दागी थी मिसाइल, यह जानकारी सामने आ रही है। और देखिए, लाल सागर से एक और बड़ी खबर। लाल सागर में इजराइल के एक और मालवाहक जहाज पर कब्जा करने की खबर भी सामने आई है। हूती विद्रोहियों ने इजरायली जहाज पर कब्जा किया है। अभी तक इजराइल के 3 कार्गो शिप पर कब्जा किया है और उनमें से एक जहाज को छुड़ाने का दावा किया जा रहा है। अमेरिकी नौसेना ने एक जहाज को छुड़ा लिया है, लेकिन अभी तक खबर है कि कुल मिलाकर 3 इजरायली कार्गो शिप है जिस पर हूती विद्रोहियों ने कब्जा किया। और गाजा में युद्ध विराम के बाद इजरायली सेना वेस्ट बैंक में लगातार चला रही है ऑपरेशन। वेस्ट बैंक में इजराइल ने कई जगहों पर बमबारी की है। इस बीच लाल सागर में हूतियों ने इजराइल की मुश्किलें बढ़ा दी हैं। हूती विद्रोही यहां पर एक्टिव नजर आ रहे हैं। हूती विद्रोहियों ने एक और इजरायली जहाज को किया है अगवा। हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में इजराइल के जहाजों को नष्ट करने के बजाय उन्हें हाईजैक करने की प्लानिंग की है, ऐसा साफ तौर पर नजर आता है। बिल्कुल, और देखिए, इस बार हूती विद्रोहियों ने इजरायली कारोबारी के जहाज को हाईजैक किया है, जो खबर आ रही है। एक हफ्ते में हूती विद्रोहियों ने इजराइल के कुल मिलाकर 3 कार्गो शिप हैं जिनको टारगेट पर लिया, अगवा किया। अगवा जहाज इजराइल के सबसे अमीर कारोबारी इयाल ऑफर की कंपनी ज़ोडियक मैरीटाइम का जहाज बताया जा रहा है। जी हाँ, याल ऑफर की यह कंपनी है ज़ोडियक मैरीटाइम, और उसका यह जहाज है, और यही वजह है इसे अगवा करने की, क्योंकि इसका ताल्लुक इजराइल से है। यही अपने आप में बड़ी बात है। और हूती विद्रोहियों की यह स्ट्रैटेजी साफ तौर पर नजर आ रही है कि इजराइल के जहाज को अगवा किया जाए, इजराइल से डील की जाए। दुनिया के सबसे बड़े अंतर्राष्ट्रीय जहाज ऑपरेटर्स में से ये एक है, जिस कंपनी का हमने आपको नाम बताया। ज़ोडियक मैरीटाइम कंपनी के पास 128 जहाज हैं। अब सोचिए, इस पूरे रीजन में कितना बड़ा खतरा पैदा कर दिया है इन हूती विद्रोहियों ने, क्योंकि लगातार वो मालवाहक जहाजों को बना रहे हैं निशाना।
और चलिए अब आपको यह बताते हैं कि हूती विद्रोहियों ने आखिर कब जहाज को अगवा किया। तो ये 3 तारीख इस वक्त आपके सामने जो 3 कार्गो शिप्स किए गए। सबसे पहले 19 नवंबर को हूती विद्रोहियों ने लाल सागर में तुर्की से भारत आ रहे गैलेक्सी लीडर जहाज को अगवा किया, जिस पर चालक दल समेत 25 लोग सवार थे। विद्रोहियों ने सभी को अगवा किया और इसके बाद हूती विद्रोहियों ने 25 नवंबर को इजरायली मालवाहक जहाज पर ड्रोन से हमला किया। अमेरिका ने दावा किया कि इस हमले के पीछे ईरान का हाथ है। और फिर 26 नवंबर यानी कल इजरायली कारोबारी इयाल ऑफर की कंपनी ज़ोडियाक मैरीटाइम के जहाज को हूती विद्रोहियों ने अगवा किया। जी हाँ, एक के बाद एक बैक टू बैक लगातार किडनैपिंग की कोशिश की गई है, हाईजैकिंग की कोशिश की गई है। हूती विद्रोही इसके पीछे हैं। हमारे साथ तिवारी जी मौजूद हैं। तिवारी जी, किस तरह से आप स्ट्रैटेजी क्या नजर आ रही है? हूती विद्रोही देखिए हमास के साथ हैं, हिजबुल्लाह और हूती विद्रोही लगातार एक तरह का कवर फायर देने की कोशिश कर रहे हैं हमास को, ये हम जानते हैं। लेकिन जिस तरह से एक के बाद एक मालवाहक जहाजों को इजराइल के निशाना बनाया जा रहा है, ये कितनी बड़ी चिंता का सबब हो सकता है, ना सिर्फ इजराइल बल्कि पूरी दुनिया के लिए, क्योंकि ये बहुत व्यस्त रूट है जहां ये सब कुछ हो रहा है। समीर, देखिए 2 चीजें मैं इसमें बताना चाहता हूं। पहली बात, ये जो गल्फ ऑफ एडन है जी, इधर से साल में तकरीबन 14,000 जहाज पास करते हैं। दैट मीन्स कि 40 जहाज रोज, अगर एवरेज लिया जाए। लेकिन आपको ये भी याद रखना पड़ेगा कि उस इलाके के लिए अमेरिका ने ऑलरेडी कंबाइंड टास्क फोर्स 153 तैनात कर रखी है, मैरीटाइम टास्क फोर्स, जिसके अब मेंबर ITUT मीन्स इंडिया, इजराइल और यूनाइटेड अरब एमिरेट्स और USA भी हैं। इसका मतलब कि ऑलरेडी वहाँ फोर्स की तैनाती है। भारत का भी वहाँ पर विमान एक जहाज, जो मैं जहाज नहीं कहूँगा, टास्क फोर्स तैनात है। तो इस इलाके की सुरक्षा कर रखी है, क्योंकि ये इलाका बिल्कुल यमन के साथ है और इसका जो नर्वस पॉइंट है सिर्फ 40 किलोमीटर है। वहाँ पर एक प्रॉब्लम आती है जहाँ पर कि विद्रोही कब्जा करने की कोशिश करते हैं। लेकिन अभी जैसे आपने बताया कि एक जहाज जो पहले कब्जा किया गया था वो छुड़ा लिया गया, तो इतनी टास्क फोर्स वहाँ मौजूद है कि उस पर एक्शन कर सके। और बहुत ज़्यादा खतरा मुझे नहीं लगता कि ये होगा, लेकिन सावधान तो रहना पड़ेगा, क्योंकि अगर डैमेज करें बाद में ये, तो उससे काफ़ी नुकसान हो सकता है वहाँ से जितने भी ये मालवाहक जहाज या आपूर्ति उधर से होती है। बिल्कुल बिल्कुल सर। और इस बीच देखिए एक अहम खबर है, इजराइल के खिलाफ मिडिल ईस्ट में बड़ा प्लान सामने आया। 700 ईरान समर्थित लड़ाके जुटे हैं। कहां पर? गोलान हाइट के पास इन लड़ाकों ने डाल दिया है डेरा। अब इसके पीछे आखिर ईरान की क्या मंशा है, क्या रणनीति है, ये समझना होगा। तो गोलान हाइट इजराइल के पास पड़ता है, लड़ाके यहां पर ठहरे हुए हैं। अब इसके पीछे क्या बड़ी मंशा है? ईरान समर्थित मिलिशिया गुट आखिर इस रीजन में क्यों आगे बढ़े हैं? कई एक्सप्लोसिव खुलासे आज हम करने जा रहे हैं। ईरान समर्थित 700 लड़ाके यहां पर जुटे हैं, लड़ाकों का डेरा डाल दिया गया है। इराक, सीरिया और फिलिस्तीन के लड़ाके इसमें शामिल हैं। और खास बात यह है कि हिजबुल्लाह के भी कुछ फाइटर्स यहां पर मौजूद हैं। ड्रोन रॉकेट अटैक में माहिर माना जाता है इन लड़ाकों को। अब इनकी मंशा क्या है, यह देखने वाली बात होगी। बिल्कुल। और देखिए किसी बड़े हमले की आशंका साफ तौर पर जाहिर की जा रही है। और क्या एक्सप्लोसिव खुलासा हो रहा है, जो सीरिया और ईरान समर्थित 700 लड़ाके हैं उनको लेकर इराक, सीरिया, फिलिस्तीन के ये फाइटर्स हैं जो बतलाए जा रहे हैं। हिजबुल्लाह के कुछ फाइटर्स भी इसमें शामिल बतलाए जा रहे हैं। यानी कि कोई बहुत बड़ा हमला, कोई बड़ी साजिश अंजाम दी जा सकती है। एक और बड़ी खबर आपको हम बता दें, सीरियन ऑब्जर्वेटरी फॉर ह्यूमन राइट्स यानी कि SOHR की रिपोर्ट में बड़ा दावा किया गया है, बिना आदेश गोलान हाइट के पास लड़ाके हैं, बिना आदेश के यहां पर ये मौजूद है। सीरियाई सेना को जानकारी भी नहीं है SOHR की तरफ से। ये बकायदा बड़ा दावा, गोलान पर फायरिंग ना करने का आदेश अब इनकी तरफ जो सीरिया की सेना है उसकी तरफ से दिया गया। तो एक तरफ आप देखिए जो गोलान हाइट्स है वहां पर सीरिया, ईरान समर्थित जो लड़ाके हैं वो मौजूद है, लेकिन जो सीरियाई सेना है वो साफ तौर पर बोल रही है कि कोई वहां से फायरिंग ना की जाए। ओपी तिवारी सर, आपके पास हम आ रहे हैं। एक तरफ तो देखिए जो सीरियाई सेना है वो यह आदेश दे रही है कि यहां से कोई भी कार्रवाई, कोई फायरिंग ना हो, लेकिन इसके बावजूद इतनी बड़ी संख्या में ड्रोन रॉकेट के साथ वहां पर इकट्ठा होना गोलान हाइट्स में क्या बतला रहा है? क्या रणनीति मंशा के साथ वहां पहुंचे हैं ये?
देखिए करुणा, ये बात काफ़ी क्लियर हो गई है, स्पष्ट हो गई है कि कोई भी देश सामने प्रत्यक्ष रूप से इजराइल के अगेंस्ट लड़ना नहीं चाहता। ये भी जो ऑर्गेनाइजेशन है, अब्दुल्ला हो या सीरिया के हो या हमास हो, ये सब आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशन के अंग है जो किसी कारण बस इकट्ठा करके लड़ जा सकते हैं। लेकिन जहाँ तक इस सीरिया में अब इकट्ठा हो रहे हैं लोग, लेकिन इस तरह के आतंकी ऑर्गेनाइजेशन से जो कष्ट होगा, मतलब इजराइल को जो अटैक होगा, ये सरप्राइज अटैक में भी इनके बेनिफिट मिल सकता है। ये चाहे कि हम इकट्ठा होकर इजराइल फोर्स से लड़ लें, इनकी गलतफहमी है, इसमें उनको कुछ भी हासिल नहीं होगा। इसका प्रीएम्प्टिव मेजर्स इजराइल ऑलरेडी ले रहा है। जहाँ भी उनके इक्विपमेंट्स के इंटेलिजेंस आ रही है कि भाई यहाँ अब्दुल्ला के पास यहाँ पर आर्मामेंट्स इकट्ठा हुए हैं, सीरिया में यहाँ इकट्ठा हुए हैं, वो स्ट्राइक कर रहा है, टाइम एंड बिंग अटैक कर रहा है, ताकि वो डिस्ट्रॉय कर रहा है, ताकि प्रीएम्प्टिव अटैक्स है, ताकि इनकी हिम्मत ना हो, इनकी कमर टूट जाए, आगे ना बढ़े। हाँ, सीरिया गवर्नमेंट का सवाल है, उसने क्लेरिफाई कर दिया कि हम इसके साथ नहीं हैं। ये काफ़ी स्पष्ट चुका है कि अरब के जितने भी देश हैं, मे बी सऊदी अरेबिया और इवन कतार जो कह रहे हैं इंडायरेक्टली सपोर्ट कर रहा है, कोई भी इस आतंकवादी गतिविधि के पक्ष में नहीं है, ना हमास के खुलेआम सरेआम सपोर्ट में आएंगे। सपोर्ट इनको खाली ईरान से मिल रहा है। अब इस सपोर्ट का कमर टूट जाएगा तो हमास को कुछ दिनों के लिए, सीरिया जो भी टेररिस्ट ऑर्गेनाइजेशन है सीरिया, उसमें कुछ दिनों के लिए उनको चुपचाप बैठाया जा सकता है, ताकि ये कुछ सालों तक इजराइल शांति से रह सके। इस तरह की गतिविधियों को पूरे टाइम कंट्रोल करने के लिए किसी देश के लिए संभव नहीं है, जब तक इनकी आतंकवादी की जो फंड कलेक्शन है, जहां से पैसा आ रहा है, उसकी कमर न टूटे, तब तक ये ऑर्गेनाइजेशन को दबाना मुश्किल है। ठीक है तिवारी जी। और इस बीच देखिए, ईरान का आपने जिक्र किया, ईरान का निश्चित तौर पर बहुत बड़ा रोल है। ईरान ने तैनात किया है जंगी जहाज। एक और बड़ी खबर इसी से जुड़ी आ रही है, उत्तरी बेड़े में शामिल किया गया है टिलमैन जहाज को। ईरानी नौसेना के बेड़े में इसे शामिल किया गया है। इसकी तस्वीरें भी इस वक्त TV9 भारतवर्ष पर आपके सामने। तो देखिए तस्वीर इस वक्त हम आपको दिखा रहे हैं, ईरानी नौसेना में किस तरह से जहाज को शामिल किया गया है, उत्तरी बेड़े में इसकी तैनाती की गई है। ये जंगी जहाज है, आखिर क्या अब तैयारियां हैं, कैसे अपने समुद्री बेड़े को भी मजबूत करता हुआ ईरान नजर आ रहा है। और एक और बड़ी खबर, ईरान सीरिया इराक का बड़ा प्लान। ये सीरिया के अल्बू कामल में सेंटर, ये सोर्स बतला रहे, सेंटर से यूएस पर अटैक पर प्लानिंग को तैयार किया जा रहा है। ईरानी कब्जे वाला इलाका है अल्बू कामल, और यहां से अमेरिका के खिलाफ किसी बहुत बड़ी रणनीति पर तैयारी चल रही है। अब सवाल यह है कि इराक सीरिया इराक क्या कुछ बड़ा करने वाले, क्या प्लानिंग अमेरिका को लेकर हो रही है, अल्बू कामल को लेकर क्या जानकारी। मैप पर आप आइए, यहां पर आपको जो नजर आ रहा है अल्बू कामल, बाकायदा यही बताया जा रहा है ईरान सीरिया इराक क्या कुछ बड़ा करने वाले। सोर्स SOHR, ईरानी कब्जे वाला इलाका है ये अल्बू कामल, और यहीं से बताया जा रहा है कि कोई बहुत बड़ी स्ट्रेटेजी को डिजाइन किया जा रहा है। ज्वाइंट ऑपरेशन सेंटर है बाकायदा, ये जो खबर ईरान से जुड़े कई मिलिशिया गुट यहां पर है जिनका ठिकाना यहां पर है। और क्या इंफॉर्मेशन आ रही है, इराक समर्थित मिलिशिया भी इसमें बाकायदा शामिल है इस रणनीति में। जेना बियोन और फतेह म्यून विद्रोही यहां पर तैनात हैं। और खबर क्या है, हमलों में तालमेल का मकसद है, कैसे कोऑर्डिनेटेड वे में अटैक किया जाए, यह बाकायदा यहां पर रणनीति को तैयार किया जा रहा है। अमेरिका के खिलाफ बहुत बड़ी साजिश है। सबसे बड़ी खबर आप देखिए यही है कि अमेरिका के खिलाफ कैसे ये तीनों एक साथ आए हैं अल्बू कामल में। कुछ और जानकारी इसको लेकर है, सीधा रुख करते हैं समीर का। जी हाँ, ईरान सीरिया और इराक का रोल करुणा बहुत बड़ा होता हुआ नजर आ रहा है। आने वाले वक्त में क्या होने वाला है जरा समझते हैं। इन सब के बीच आपके लिए जानना क्योंकि जरूरी है कि कैसे अमेरिका के खिलाफ मिडिल ईस्ट के देश अब लामबंद होते हुए नजर आ रहे हैं। ये लामबंदी कहां तक पहुंची है, विश्व युद्ध 3 के संकेत कैसे मिल रहे हैं। मिडिल ईस्ट में तनाव लगातार चरम पर पहुंचता हुआ हम देख रहे हैं। तुर्की, ईरान, इराक, सीरिया, यमन और लेबनान मिलकर इजराइल और अमेरिका के खिलाफ बड़ी जंगी तैयारी कर रहे हैं, ऐसी आशंका जताई जा रही है। अब तक गाजा जंग में इनमें से कुछ देशों की भूमिका पर इतना खास ध्यान नहीं दिया जा रहा था, मगर अब यह कोई छोटी बात नहीं रही, बल्कि एक बड़ी भयानक स्थिति की ओर साफ तौर पर इशारा नजर आ रहा है। विश्व युद्ध के 3 संकेत आपके सामने हैं। 6 फ्रंट से इजराइल और अमेरिका पर प्रहार की
तैयारी है। ये 6 फ्रंट्स कौन कौन से हमने आपको बताए। अमेरिका इजराइल झुकने को तैयार नजर नहीं आ रहे हैं। विश्व युद्ध 3 का खतरा, यही वजह है कि बढ़ता हुआ नजर आ रहा है। मिडिल ईस्ट में जंगी चिंगारियां सुलगती हुई नजर आ रही हैं। त्रिपाठी जी, यह बात तो पहले भी कही जाती रही है कि रूस यूक्रेन के साथ साथ अगर मिडिल ईस्ट भी सुलगने लगा, यहां पर भी बड़े पैमाने पर जंग छिड़ गई, तो फिर वर्ल्ड वॉर 3 तय है। और अब उसके आसार हैं क्या? बिल्कुल समीर, ये तो बिल्कुल सही है कि अगर ये बढ़ गया और ये युद्ध जो है अगर इजराइल और ये गाजा पट्टी और वेस्ट बैंक से बाहर चला गया तो इसके और आगे जाने के जो खतरे हैं उनको कोई टाल नहीं सकता। लेकिन मैं इसको एक और रूप से देख रहा हूं कि ये एक वर्चस्व है अरब देशों में भी, क्योंकि सभी अरब देश जो है खुल करके अमेरिका के खिलाफत में नहीं आए हैं। तो एक अरब वर्चस्व की भी लड़ाई है। और पहले देखिए, तुर्की के पास माना जाता था कि उसके पास सबसे ज़्यादा हथियार हैं और ताकत है हथियार बनाने की, लेकिन अभी देखिए ईरान ने दिखा दिया। अभी देखिए, आपने बताया कि उन्होंने एक बेड़ा अपने में शामिल किया है, शिप जो है, और दूसरी कुछ दिन पहले उन्होंने फतेह 2 सुपर हाइपरसोनिक मिसाइल भी उन्होंने डिस्प्ले किया। तो ईरान को मौका मिला है अपनी ताकत डिस्प्ले करने का। दूसरी चीज, ये जितने लड़ाके इकट्ठे हो रहे हैं, इनकी सबसे बड़ी चीज़ें मुझे लगता है कि अकेले तो हैं नहीं, इसमें जरूर इनकी मिलिट्री शामिल हैं। और जब इकट्ठे हो रहे हैं, लड़ाके कहे जाएंगे, मिलिट्री नहीं कहे जाएंगे, तो इनके ऊपर कोई कानून लागू नहीं होगा, ना जेनेवा कन्वेंशन, ना कोई इंटरनेशनल जो कानून है वो लागू होगा। तो ये जो है टेररिस्ट वाले कार्रवाई कर सकते हैं और देश अपना, जैसे अभी आपने बोला, सीरिया ने अपना पीछा छुड़ा लिया है कि हमें तो पता नहीं है कि ये कहाँ से इकट्ठे हो रहे हैं, जो कि ये तो पॉसिबल नहीं है कि पता नहीं हो। तो अगर ये चीज़ें चलती रहीं और अगर बाकी देश इन्वॉल्व हो गए, और जो होंगे, क्योंकि अगर अमेरिका के बेसिस पर अटैक होते रहे, इजराइल ने कहा है कि बाहर जा करके अटैक करेगा फिलिस्तीन के लीडर्स पर, तो ये बढ़ सकता है। बिल्कुल सर, और सवाल यही है कि अगर इनकी तरफ से कोई हिमाकत की गई तो फिर अमेरिका क्या कदम उठाएगा, अमेरिका क्या हश्र करेगा, ये भी बड़ा सवाल है। एक और बड़ी खबर का हम रुख कर रहे हैं, फिलिस्तीनी कैदियों की रिहाई पर जश्न। वेस्ट बैंक के रामल्ला में जश्न मना है तीसरे दिन। 39 फिलिस्तीनी कैदी जो रिहा हुए हैं और इसमें बड़ी संख्या में बच्चे शामिल हुए। बंधकों पर डील के तहत कैदियों की रिहाई की गई है और आप देखिए किस तरह से बाकायदा जश्न, फिलिस्तीनी झंडा लहराया गया और जश्न मनाया गया, जब तीसरे दिन भी 39 फिलिस्तीनी कैदी इजराइल की तरफ से रिहा किए। और वहीं गाजा में शांति की मांग को लेकर प्रदर्शन किया जा रहा है। शांति के लिए फिलीपींस में प्रदर्शन हुआ है। गाजा में स्थायी सीज फायर हो, स्थायी युद्ध विराम कर दिया जाए, इसकी मांग की जा रही है। सैकड़ों लोग इसी मांग को लेकर सड़कों पर उतरे। तो दुनिया के तमाम जिम्मेदार मुल्कों ने यह डिमांड की है कि सीज फायर होना चाहिए मुकम्मल तौर पर। तिवारी जी, लेकिन क्या यह संभव है? क्योंकि भारत का भी रुख यही है कि इस युद्ध पर पॉज बटन ना दबाया जाए बल्कि स्टॉप बटन दबाया जाए। दुनिया के कई मुल्कों में इसे लेकर आवाज उठती हुई भी नजर आ रही है, लेकिन मौजूदा सूरत हाल को देखते हुए क्या यह मुमकिन लगता है? समीर, ये तो सब लोग चाहते हैं कि आम जनता, लड़के, खासकर लड़के औरतों का नुकसान ना हो जो मारे जा रहे हैं। इसलिए तो सभी सारे देश जो भी सही चाहेंगे वो इसके पक्ष में आवाज़ उठाना चाहेंगे ये बंद हो। लेकिन ये बंद कैसे हो सकता है? इसको युद्ध शांति, युद्ध विराम कैसे कहेंगे कि ये दो देशों के बीच की लड़ाई तो है नहीं। सीरिया ने भी साफ किया कि हमारी तरफ से जो लोग जा रहे हैं वो भी हमारे कंट्रोल में नहीं है। तो ये तो आतंकवादी ऑर्गेनाइजेशंस हैं जो इस तरीके से लड़ेंगे, वो इनडिसिप्लिन लॉट है। ये अपने लीडर की बात मानते हैं कि नहीं मानते, ये बहुत बड़ा क्वेश्चन मार्क हमेशा ही होता है। तो ये तो कंट्रोल करना जरूरी है। लेकिन इजराइल की सिचुएशन ऐसी है कि उसकी बॉर्डर की लड़ाई नहीं हो रही है। इजराइल की तो पूरी इजराइल ही उनके रॉकेट रेंज के अंदर है, जो कभी भी सरप्राइज ट्रक से अटैक करके कभी भी इजराइल की जनता को नुकसान पहुंचाया जा सकता है, जो हमने 7 अक्टूबर को देखा। ऐसी स्थिति दोबारा न हो। ठीक है सर, तो बिल्कुल ये मांग तो बहुत तेज हो रही है कि युद्ध विराम होना चाहिए यहां पर, और ये युद्ध विराम लंबा खींचना चाहिए, युद्ध समाप्त होना चाहिए। लेकिन सवाल ये इसलिए भी है कि क्या इजराइल इस पर मानेगा, कोई दबाव उस पर आएगा? क्योंकि पहले ही प्रण ले चुके नेतन्याहू कि जब तक हमास का संपूर्ण खात्मा नहीं होता ये युद्ध इस अल्प विराम के बाद भी चलता रहेगा। आप सभी खास मेहमानों का बहुत बहुत शुक्रिया हमसे बात करने के लिए।